बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ओपन बैलेट के जरिए से सेनेट इंतखाबात की जो कार्रवाई चल रही है या जिस उस हवाले से जो खबरें हैं वो जाहिर है कि अब उस जगह पे दाखिल हो गई हैं। ये मरहला उस जगह पे आ गया है जहां पे अब शुकूक व शुबहात ने जगह ले ली है और अपोजिशन ने बहुत पुरजोर अंदाज में ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, सदारती ऑर्डिनेंस, इसकी मुखालफत कर दी है। बार एसोसिएशंस भी इसके खिलाफ बोल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल भी इसके बारे में बात कर रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला किया है कि बहैसियत जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को जो है वो चैलेंज करेगी। ये आपको याद रहे कि ये ऑर्डिनेंस जो है इससे पहले हुकूमत की तरफ से कुछ हेस्ट कहा जा रहा है कि वो देखने को मिली है कि ये ना सिर्फ इसके ऊपर तरमीमी बिल कौमी असम्बली के फ्लोर पे पेश किया गया, उसका अभी तक स्टेटस पता नहीं है कि वो तरमीमी बिल वापस लिया गया है या नहीं, कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से ओपन यानी शो ऑफ हैंड्स के जरिए से मेंबरान जो है वो वोट डालें, बल्कि इसके अलावा भी मुख्तलिफ इकदाम देखने को मिले। मसलन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये राय तलब की गई कि आप तशरीह करें कि आर्टिकल 226 जो है वो क्या कहता है इस बारे में कि क्या ओपन यानी शो ऑफ हैंड्स के जरिए से बैलेटिंग हो सकती है सेनेट की या नहीं हो सकती है। और फिर इस वीकेंड को जैसे ही कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास मुलतवी हुआ गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, एक सदारती ऑर्डिनेंस आ जाता है और वो ये मुतालबा करता है, वो ये बताता है कि जो इलेक्शन जो है सेनेट का वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए से होना चाहिए और मुख्तलिफ तजावीज उसके अंदर जो है वो दी जाती हैं। इसको जाहिर है कि JUIF ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी आज समाअत हुई है। अभी तक ये मामला जेर गौर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो क्या कह रहे हैं मुख्तलिफ उमूर के बारे में जरा एक झलक देख लीजिए। और ये आईनी हक पे अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिवर्सल होता है तो ये ग्रे बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के मुताबिक जैसे फैसले किए जाते हैं वैसे होगा। इतना संगीन हमला जमहूरियत पे होगा। अगर प्रेसिडेंट्स के दफ्तर से या कोर्ट के थ्रू लेजिस्लेशन होना है तो फिर आप नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली को बंद करें। अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो हर इलेक्शन से पहले नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गया तो फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालेगा कि ये इलेक्शन जो है ये भी ओपन जनरल इलेक्शन का वोटिंग होगा। फेसबुक पोलिंग के मुताबिक आप अपना फेसबुक पेज पे जाके वोट डालेंगे। जो हुकूमत के सहूलतकार है उनको भी ये समझ आना चाहिए कि इस किस्म का प्रेसिडेंट सेट करके जो तनाव आप पे हम चल रहे हैं, आपके मेंबरान आपके खिलाफ ओपन वोट देने को तैयार है। चाहते हैं कि ना सिर्फ सेनेट इलेक्शन मगर उनका कोई सियासी रोल ना हो। अगर उनका कोई सियासी विंग है वो फिर बंद किया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट ना इलेक्शंस में ना सियासत में हिस्सा डाले। सवाल ये है कि हुकूमत को 3 महाज खोलने की एक वक्त में क्या जरूरत पड़ी, और वो सदारती ऑर्डिनेंस है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कौमी असम्बली के अंदर बिल है। क्या हुकूमत को शक है कि उसके अराकीन जो हैं वो कहीं इधर उधर जा सकते हैं या इसके पीछे कुछ और मकासद भी हो सकते हैं? इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सियासी जमातों की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं कि क्या फैसला आ सकता है, और उसको जैसे अभी आपने बिलावल भुट्टो साहब को सुना, वो ये कहते हैं कि अगर कोई फैसला ऐसा वैसा आया यानी इसके हक में आया तो इसको हम नजरे जरूरत के मुतरादिफ गर्दानेंगे। कितना अहम मामला है, क्या कोई आईनी बुहरान पैदा हो चुका है? इन सारे मामलात पे बात करेंगे और इसके साथ साथ इस मामले पे बात करेंगे कि जो आज DGI-SPR ने एक वजाहत दी है कि फौज का सियासत से कोई किरदार नहीं है। याद रहे इससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने कश्मीर डे पे यौम यकजहती कश्मीर पे ये कहा था कि उनके बड़े यानी हुकूमत को इशारा किया था की तरफ कि कुछ बड़े कॉल कर रहे हैं कि हम कानून साजी में हिस्सा लें। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत सीनियर रहनुमा है और आप इनकी बातें सुनते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, बहुत शुक्रिया सर। खुरम दस्तगीर खान साहब, अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, रुकने कौमी असम्बली, हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब। सबसे पहले मुस्तफा नवाज खोखर साहब, चूंकि आप स्टूडियो में तो आपसे शुरू कर देते हैं। क्यों आपके नजदीक ऑर्डिनेंस लाने की हुकूमत को जरूरत पेश आई और क्यों ना लेके आए? क्योंकि शफाफ इंतखाब जो है वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए से हो सकता है, खरीदो फरोख्त खत्म हो सकती है। देखिए, शफाफ इंतखाबात
کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسی طرح ہی ہونے چاہیے, کوئی ایکوزیشنز نہیں ہونی چاہیے کہ پیسے لگ رہے ہیں, ممبران کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور اس پہ سینٹ کی اپنی کمیٹی آف دا ہول بنی تھی, اس نے بھی سفارشات اسی طرح کی دی تھی. لیکن جس ماحول میں حکومت یہ آئینی ترمیم, پہلے آئینی ترمیم لے کر آئی, وہ نہیں پاس کرا سکی, پھر اس کے بعد آرڈیننس آ گیا, ایک طرف سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے. جس انوائرمنٹ میں حکومت لے کے آنا چاہ رہی ہے, اس انوائرمنٹ میں پھر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت کو اپنے اندر, جو اپنے رینکس کے اندر جو ایک بغاوت ہے, جس کا سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں وہ ان کی جو کارکردگی ہے اس سے مطمئن نہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک موقع ہاتھ آیا ہے کہ جس میں وہ حکومت کو بتائیں کہ ان کی بھی کوئی اہمیت ہے. اور یہی وجہ تھی شاید کہ 50 کروڑ روپے ممبران میں بانٹے گئے. بلاول صاحب نے آج اشارہ اسی طرف کیا ہے کہ اگر اوپن بھی ہوئے, بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, تو بھی حکومت کے مخالف جو ہے ووٹ پول کیے جائیں گے. اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ان کے ممبران تو پبلکلی ٹی وی کے اوپر آ کر مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے وہ اپنی گریوینسز جو ہے ان کا اظہار کرتے رہے ہیں. آن ریکارڈ باتیں, یہ کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. ان تمام ممبران کے نام بھی ہمیں پتہ ہیں جو ٹی وی پر آتے رہے, جو کہتے رہے کہ ہم حکومت کی کارکردگی سے نالاں ہیں, ہم عوام میں جائیں تو عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں تو آن ریکارڈ ہے. لیکن پارٹی کا بھی رابطہ ہے ایسے لوگوں سے, یا ظاہری بات ہے, دوست ہیں, کولیگز ہیں, ہم سے شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, اس میں ہمیں ان کے احساسات کا پتہ چلتا رہتا ہے. اور جب بات پبلک ہو, وہ ٹی وی چینلز پر آ کر گفتگو کریں تو پھر تو پبلک ڈومین میں آئی جاتی ہے. لیکن جو اس وقت ساری صورتحال ہے اس میں the country is becoming a joke. کانسٹیٹیوشن, آئین, اس کو جس طریقے سے پہلے آپ سپریم کورٹ گئے وہاں سے رائے حاصل کرنے کے لیے, ابھی سپریم کورٹ کی رائے آئی نہیں, آپ نے ادھر سے آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی, وہ آپ نہیں کر سکے, آپ آرڈیننس لے آئے. اور آرڈیننس بھی تاریخ میں پاکستان کی لیجسلیٹو ہسٹری میں پہلی دفعہ, شاید مجھے کوئی اور ایگزامپل نظر نہیں آتی کہ ایک پریزمپٹیو لیجسلیشن آپ لے کر آ رہے ہیں, اور جس کا آج سپریم کورٹ نے کہا بھی ہے مفروضوں پہ مبنی, اور مفروضوں پہ نہ صرف مبنی بلکہ ایک کلیئر کٹ کوشش ہے سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لے کر آنے کی, کہ یہ حکومت چاہتی ہے, اور رائے جو ہے وہ رائے اسی طرح ہی آنی چاہیے, یعنی بٹوین دا لائنز میسجنگ تو یہی ہے. ٹھیک. تو ہمیں یہ بھی نہیں نظر انداز کرنا چاہیے کہ ساری صورتحال میں جب حکومت سپریم کورٹ گئی تو وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, جو اس ملک میں الیکشن کرانے کے مجاز ہے, اس نے بھی حکومت کی اس موو کو اپوز کیا. انہوں نے بھی کہا کہ آرٹیکل 226 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اس ملک میں آئین کے تحت ہونے والے سارے الیکشنز سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے, سوائے چیف منسٹر کے اور پرائم منسٹر. اچھا, یہ کہ خرم صاحب, یہ امپورٹنٹ بات ہے, پیپلز پارٹی نے تو آج کہہ دیا کہ ہم تو جائیں گے بحیثیت جماعت. پی ایم ایل این کی طرف سے ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی بات کہ آیا وہ بھی اس کو چیلنج کریں گے, یا اگر میرے علم میں نہیں ہے تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آج وہاں پہ موجود تھے کورٹ کے اندر, تو کیا پوزیشن ہے آپ کی, اور کیوں آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو نظام ہے اس کے اوپر ایک حرف آ رہا ہے اور اس کی طرف آپ بار بار نشاندہی اس کی کر رہے ہیں؟ یہ تیسری دفعہ ہے کہ اس حکومت نے آئین کے اوپر ایک براہ راست حملہ کیا ہے, اور تینوں دفعہ آرڈیننس کے ذریعے کیا ہے. ایک تو جو صدر مملکت نے الیکشن کمیشن پاکستان کے جو ممبران تھے ان کا تقرر بغیر آئینی تقاضے پورے کیے وہ کر دیا, جسے انہیں پھر واپس لینا پڑا کیونکہ غیر آئینی تھا. پھر نیشنل فائنانس کمیشن, جو کہ انتہائی سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے وفاق اور صوبوں کا, اس کا ایک غیر آئینی نوٹیفیکیشن کیا, جسے میں نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور حکومت کو پھر درست نوٹیفیکیشن کرنا پڑ گیا. اور تیسرا جو ان سے پہلے انسٹنس ہوا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کا ہے, جس کا مکمل ایک مذاق اور مضحکہ خیز سرکس بنا دیا, جس کو پھر عدالت عالیہ نے اس کا نوٹس دیا. اب یہ چوتھی دفعہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ معاملہ جو سینٹ کے الیکشن کے متعلق ہے اس کو حکومت نے پہلے عدالت میں گھسیٹا, پھر پارلیمان میں گھسیٹا, اب اس کے اوپر آرڈیننس جاری کر دیا. اب پارلیمان میں ان کی سنجیدگی کا یہ عالم تھا 4 فروری کو, اب چند دن پہلے آپ سب نے دیکھا, ہم نے دیکھا, میں وہاں موجود تھا, کہ ابھی وہ یہ جو بل ہے آئینی ترمیم کا یہ پیش کیا اور ایک حکومتی وزیر نے کورم کی نشاندہی کر دی, اور حکومتی وزیر نے نشاندہی کر کے پوری حکومتی بینچ وہاں سے چلے گئے. لیکن چونکہ اپوزیشن کی ایک بڑی تعداد موجود تھی,
अपोजिशन की वजह से कौमी असेंबली सेशन में रही, हुकूमत ने तो पूरी कोशिश की थी कि तो ये जो इस किस्म की एक तो गैर संजीदगी और ये जो जिस तरह 3 हमले इन्होंने किए कोर्ट के ऊपर, पार्लियामान में और अब ऑर्डिनेंस के जरिए, इससे जाहिर है कि ये जो पूरी कोशिश है जिसे ये ओपन बैलेट का नाम देते हैं, ये बदनीयती पर मबनी है, ये नाजायज है। और जिस पैसे को रोकने के लिए बार बार कहते हैं जी पैसे, लेकिन खुर्रम साहब ये तो आप अपने सीओडी में देखिए एक जो सबूत के तौर पे बार बार बात करती है हुकूमत, वो कहती है आपके सीओडी का ये हिस्सा था, तो इस पे एतराज क्या हो सकता है? आपको उस पे एतराज है, तरीका कार पे एतराज है, या हुकूमत के खौफ ज़दा होने की तरफ आप इशारा करते हैं बार बार कि शायद उनके अराकीन जो है वो उनके खिलाफ वोट देना चाहते हैं? इस पर एतराज है कि जिस हुकूमत की दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से बहुत दूर है, उसको किस चीज की उजलत है? उसने 6 महीने या 1 साल पहले यह काम क्यों नहीं शुरू किया कि वो पार्लियामान में दूसरी जमातों को एंगेज करते, उनको डाकू और चोर और उनके ऊपर मनशियात डालने से पहले उनसे बात करते कि जी ये एक अच्छा एम है। और हुकूमत की बदनीयती अब हमारे पास लिखी लिखाई ब्लैक एंड व्हाइट में 26वीं आईनी तरमीम के बिल में मौजूद है, जहां ऊपर तो ओपन बैलेट है, हाँ। लेकिन नीचे 2 वज़रा को एनआरओ भी दिए गए हैं। कि ये कहां से बात आ गई भाई कि जी जो दोहरी शरीयत का मामला है वो आप उस वक्त तक रख सकते हैं जब तक आप हलफ नहीं उठाते, क्योंकि अपने वज़रा को एनआरओ देना था। तो ये पूरी जो कहानी है ये बदनीयती पर मबनी है, मैला सीधे है, और हम इसकी मजामत करेंगे। और आप देखेंगे अगले चंद घंटों में या कल सुबह पी मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ऐलान आ जाएगा कि हम भी इसमें कानूनी तौर पर चाराजोई कर रहे हैं और कोशिश यही करेंगे इंशाअल्लाह मिलकर तमाम पीडीएम की जमातें जो हैं वो इसमें शामिल हों। और इस देखिए इशू अब बिल्कुल भी ये अच्छा, नहीं है। आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन जो है वो भी तैयारी कर रही है। वैसे तो एक बात करना चाहता हूं, फिर इजाजत दें। 50-50 करोड़ रुपए की रिश्वत अपने अरकान को दे चुकी है, और ये वो हुकूमत है जिसके पास अपने अरकान को देने के लिए 1000 करोड़ रुपया है, लेकिन वैक्सीन खरीदने के लिए नहीं है, जहाज की लीज देने के लिए नहीं है, एलएनजी खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन अपने मेंबरान को रिश्वत देने के लिए अच्छा शफकत साहब, अब ये जो मेंबरान को देने की टाइमिंग भी ये जाहिर करती है कि ये पूरा का पूरा ड्रामा शफकत साहब, पहली बात एक तो ये कि ऑर्डिनेंस मुझे भी अब जी आपको पूरा टाइम मिलेगा, डबल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक तो इजलास इधर मुलतवी हुआ बिल्कुल, और उधर ऑर्डिनेंस आ गया, तो ये एक इजलास के मुलतवी होने के साथ ही ऑर्डिनेंस का लाना शुकूक व शुबहात का इजाफा कर रहा है। जाहिर है उसमें खत्म नहीं उसको किया जा सकता। नहीं माशाल्लाह इनको तो शकूक रहेंगे ही हमेशा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। देखें पहली तो बात यह कि मैं हैरान हूं इस बात पे कि ये कहा जा रहा है कि जो 2 जमहूरी अदारे हैं अगर उनमें हम कोई लेजिस्लेशन लाने की कोशिश करते हैं या उनकी राय तलब करते हैं तो वो गैर आईनी है। और भाई कोर्ट में गए हैं, कोई सड़कों पे तो नहीं गए ना, क्या कोर्ट गैर आईनी है? और अगर पार्लियामेंट में जाके बिल इंट्रोड्यूस किया है तो वो क्या गैर आईनी है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रेशराइज किया कोर्ट को। आज आपने बिलावल की तकरीर सुनी, मैं तो हैरान रह गया जब उसने बात की कि अगर फैसला हमारे हक में आया फिर तो ठीक है, अगर फैसला हमारे हक में ना आया तो फिर नजरिया जरूरत है। मतलब है कि कोई अफसोस मुझे इतना ज्यादा हुआ कि अभी से कोर्ट को यह कहा जा रहा है कि अगर आपने हमारे खिलाफ अगर जो तहरीक जो बात की है पीटीआई ने, अगर उसके हक में आपने फैसला दिया तो आप नजरिया जरूरत करेंगे। बड़े अफसोस हुआ मुझे, बहुत ही अफसोस हुआ। उसके अलावा 2 चीजें हैं। देखिए एक तरफ अखलाकियात या मोरालिटी है। मोरालिटी के ऊपर जब ये ऑपोजिशन में थे और इंग्लैंड में थे और जब सीओडी किया तो उस वक्त बिल्कुल बबागे दहुल कहा कि सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें बहुत खरीदो फरोख्त होती है, घोड़ों बिकते हैं, बाजार लग जाते हैं और हम उसके खिलाफ ओपन बैलेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ नहीं रुके, उसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान का कमेटी ऑफ द होल जिसमें सारी जमातें हैं, सारी जमातें शामिल थी, उन सारी जमातों ने यह फैसला किया और यह कहा कि सेनेट के अंदर बहुत खरीदो फरोख्त होती है, इसका एक ओपन बैलेट का तरीका होना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन शफकत साहब ये तो एक मिनट मुझे खत्म कर लेने देना, क्योंकि मैं 2 against 1 हूं। अगर जी अभी तक तो सवाल पूछ रही थी आप, इसे सवाल पूछ रही थी। इससे ज्यादा भी हो सकता है, 3 against 1 भी हो सकता है, अल्लाह करे ना हो। तो बहरहाल
So, یہ امپلائڈ گزارش طریقہ ہے ہے آپ کو پریشر میں لے کہ بس کیا کریں کہ گزارش یہ ہے ہم آگے پریشر میں سر کہ morality تو ختم ہوگی نا یہاں، اب رہے گی پالیٹکس. اب یہ کیا امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جناب بڑا کوئی بغاوت ہونے والی ہے. بھائی کوئی بغاوت نہیں ہونے والی. اگر آپ کو اتنا ہی ہے اور بلاول کہہ رہا ہے کہ جناب پبلکلی لوگ جو ہے وہ اپوز کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر آپ کو کیا پرابلم؟ اچھا اس کا مطلب ہے ان کی کوئی موریلٹی کی پرواہ نہیں ہے. اچھا سر اب ضمنی سوال لے لیں مجھ سے آپ، ضمنی سوال لے لیں شفقت صاحب. ایک تو یہ اگر ایسا ہے تو اگر سیریسنس چلے ہم مان لیتے ہیں ان دونوں جماعتوں کی نہیں تھی سی او ڈی کے باوجود، لیکن آپ کو این الیکشن سے پہلے کیوں یاد آیا کہ یہ ہونا چاہیے؟ آپ تو گورنمنٹ میں تھے، اس کے لیے کیوں آپ نے بات نہیں کی اپوزیشن سے؟ سر دیکھیں، ایک بات ہے ٹائمنگ کی، دوسری بات ہے اخلاقیات کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سپریم کورٹ میں کیوں گئے، یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے سپریم کورٹ سے رائے مانگی کہ کیا اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے یا یہ تھرو لیجسلیشن بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نے آرڈیننس کیوں جاری کیا؟ اس لیے کہ 11 کو شیڈیول آ رہا ہے. اگر 11 کو شیڈول آیا تو اس کے بعد تبدیلی جو ہے وہ ووٹنگ کے طریقہ کار میں نہیں ہو سکتی. اور ہم نے اپنی مورل، میں تو کہتا ہوں کہ ان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ الیکشنوں کے اندر تو گورنمنٹ کو سیکرٹ بیلٹ تاریخی طور پہ سوٹ کی ہے. اچھا ہم تو کہہ رہے ہیں اوپن بیلٹ کریں. اور یہ ماشاءاللہ کیونکہ تجوریاں بھری ہوئی ہیں اور دینے خرید و فروخت کرنے کے لیے بہت سارا سامان لوگوں نے اکٹھا کیا. ابھی سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ بوریاں لگنی شروع ہو گئی. گھبرا گئے یہ، اور یہ مکمل گھبرا چکے کی بات کرتے ہیں. صحیح آپ گھبرا گئے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کو اس پہ کوئی پریشانی تھی تو اب آپ بھی بیٹھ کے بات کر سکتے تھے کہ چلے اس طرح کریں. یہ جو بیان بازی ہے، اور اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس کو کلعدم کر دیتی ہے الیکشن کو، اس کا فیصلہ بعد میں آتا ہے، تو کیا پوزیشن ہوگی؟ جو رضا ربانی صاحب نے کل یہ سوال اٹھایا. دیکھیے میرے خیال میں تو سپریم کورٹ کے پاس جو ریفرنس ہے وہ ایک ایڈوائزری جورسڈکشن میں ہے، اور اس میں جو فیصلہ انہوں نے جو ایڈوائس انہوں نے دینی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ آیا سینٹ کے الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے 226 کے تحت یا ایک اس کے الیکشن ایکٹ کے تحت ہے. تو اس چیز کے اوپر انہوں نے ایڈوائس دینی ہے، اور حکومت نے جو آرڈیننس لایا ہے اس کو بھی لنک انہوں نے اسی ایڈوائس کے ساتھ کیا. جہاں تک اخلاقیات اور موریلٹی کا ایشو اٹھایا، اور نہایت ادب احترام سے میں شفقت محمود صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب چیف منسٹر پنجاب اپوزیشن کے ایم پی اے سے ببانگ دوحل ملاقات کریں تو وہاں پر موریلٹی اور اخلاقیات جو ہے وہ بڑا کنوینئنٹلی تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتی ہے حکومت. اگر وزیر اعظم ملاقات کریں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملاقات کریں تو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اگر اپوزیشن کے ساتھ کوئی ان کا ممبر رابطے میں آ جائے یا وہ پبلکلی ٹی وی پر بیٹھ کے حکومت سے اس کا تعلق ہو اور حکومت سے اپنے گلوں کا اظہار کرے تو وہ سارا کچھ غلط. تو اپوزیشن بھی تو دیکھیں نا، ایک اسمبلی کے اندر ان کی کوئی نشست نہیں ہے، وہاں سے 2 سیٹیں نکال لیتی ہے اپوزیشن، تو وہ کیا کریں پھر؟ اب زرداری صاحب پھر دھمکی دے رہے ہیں وہ پھر دھمکی دے رہے ہیں. دیکھیں اب ان کے اپنے ایم پی ایز تھے اور حکومت کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں ان ریسورسز کا تو خیر کوئی مقابلہ. 50 کروڑ روپے جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ہر ممبر کو دیں گے، بہرحال وہ میٹر بھی اب سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا لیا. اور ماضی میں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ حکومت میں آئے تو ممبران کو انہوں نے فنڈ نہیں دینے. ٹھیک بات ہے. عمران کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. اور بالکل ایک جی سر سوری یاد رکھیں آپ لوگوں کی حکومت تھی تو آپ نے فنڈز بھی دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ ہم نے تو دیے تھے، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں دیں گے. عمران خان صاحب نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا، انہوں نے کہا کہ میں حکومت میں آؤں گا تو میں فنڈز نہیں دوں گا. اچھا. میں ایم این ایز اور ایم پی ایس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کراؤں گا. لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی نہیں کرا رہے، اس سے بھی دوڑ لگا دی. وہ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن ایک پوزیشن لے لی ہے اس سے پہلے، وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور بلاول صاحب اور اپوزیشن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, सेनेट इंतखाबात में अगर आप ये समझते हैं कि गैर सियासी या कोई बाहर से दबाव जो है उसको रोकना है, जिसका इशारा आज बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, तो अभी भी अच्छा मौका है तमाम जमातों के पास कि वो इस ऑप्शन की तरफ चले जाएं। क्या ऐसा तो नहीं है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू? ये इलेक्शन कमीशन की वाजे जो उन्होंने स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट में कि इस को तब्दील करने के लिए एक आईनी तरमीम चाहिए। हुकूमत ने क्या कोई भी कोशिश की है कि इस मामले को पार्टियों से डिस्कस किया जाए पार्लियामान में? अभी सेनेट और कौमी असेंबली दोनों के सेशन हो रहे थे, कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। एक दफा जो है वो एक वजीर साहब तशरीफ ले आए और उन्होंने कहा कि इस पर बात करते हैं, लेकिन इस तरह जब स्पीकर हर चीज बुलडोज कर रहे हों और हमारे अराकीन को, ऑपोजिशन के अराकीन को घंटा घंटा एहतजाज करना पड़े सिर्फ एक ऑपोजिशन रुकन की तकरीर के लिए, जबकि उस दौरान 3 वफाकी वज़रा जो हैं वो अपनी तमाम मुग़लज़ात से भरी गुफ्तगू फरमा दें, तो फिर ये असल में इनको अच्छी तरह जब मालूम है कि इन्होंने आईनी तरमीम ही रास्ता है, उसके लिए अभी तक कोई तैयारी, कोई ग्राउंड वर्क, कोई उसके लिए पेशबंदी तो अभी तक तो की नहीं। और ये अचानक जो है एक ऑर्डिनेंस ऐसा आ गया है जो कि कौमी असेंबली 3 दिन पहले सेशन में थी, उसके मुंह पर तमांचा है। तो इशू यही है कि अगर ये संजीदा है हाकमियत में, क्योंकि यहां तो हाकमियत वज़रिया सर्कस है, वह हजारा हमारे भाइयों की जानते हो जाएं तो ये सर्कस लगा देते हैं। कुलभूषण यादव पे सीक्रेट ऑर्डिनेंस करके सर्कस लगा देते हैं। हमने ये देखा है कि जी चीनी की रिपोर्टें बनवाते हैं और फिर सर्कस लग जाता है कि जी पता नहीं किसी को पकड़ना या नहीं पकड़ना। हमने कश्मीर पर सर्कस लगते हुए देखा है, अभी ब्रॉडशीट के ऊपर इतना बड़ा सर्कस लगा, अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर सर्कस लगा दिया कि जी झूठ है नहीं झूठ है, पड़ा है नहीं पड़ा है। तो ऐसी हुकूमत है जो इस हाकमियत में संजीदा नहीं है, लिहाजा इनका रिकॉर्ड इस किस्म का है। मैं फिर दोहराऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उसकी पोजीशन जाहिर है, एक तो बिल्कुल खुर्रम साहब यही बात, मुस्तफा यही बात ईसीबी के मेंबर्स में वाजे मेला फीडे था। अच्छा। ये जो बाद में एनएफसी अवार्ड वाजे मेला फीडे था, जो आर्मी चीफ के मामले में इन्होंने जो है बिल्कुल ही एक, यानी आपके ख्याल में पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया गया जो उस दिन कौमी असेंबली के अंदर, बिल्कुल खुर्रम साहब, एक बदनीयती पर मबनी। अच्छा, जो उस दिन कौमी असेंबली के अंदर हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि सारे हाउस में बैठे हुए लोगों ने पाकिस्तान के ऐवान को, ऐवान ज़हरी को जो है वो तमाशा बनाया अनफॉर्चुनेटली, जिसका आज एजाजुल एहसन साहब ने इशारा भी दिया कोर्ट ने आज उसके। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि सिस्टम को बचाएं और सिस्टम को, पार्लिमानी निजाम को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें? जी आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन ताली करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा चलो मैं ये कहूंगा कि 3 वज़रा ने तकरीर की और अपोजिशन को 1 घंटा एहतजाज करना पड़ा सिर्फ मोहतरम राजा परवेज अशरफ की तकरीर और आज तो खैर 3 लोगों के नोटिफिकेशन कॉज भी आ गए। जी, लेकिन उसमें एक गुजारिश ये है कि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, और हमेशा तारीखी तौर पर हुकूमत की एक ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि मामलात को खुश उसलूबी से चलाए। सिर्फ यही नहीं, माजी में कई ऐसे मौके आए कि जिसमें हुकूमत एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती थी और प्ले करने की जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, जब पाक भारत कशीदगी हो गई, दोनों मुल्कों में जंग का माहौल बन गया और उस वक्त भी वजीर आजम ने अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार कर दिया, हालांकि वो एक कौमी मसला था और हमारी सिक्योरिटी एट रिस्क थी, लेकिन वजीर आजम नहीं बैठे अपोजिशन के साथ। तो क्या आपको इंटेंशन बुरी लगती है कि कोई पार्लिमानी निजाम के खिलाफ है, कोई इंटेंशन जो जिसका बार बार आप लोग इजहार करते हैं, वो कैसे कर सकती है जब उनके पास मेजोरिटी नहीं है किसी भी चीज की हुकूमत के पास? नहीं, देखिए ये तो एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की बात है ना, कि आप और वाकयात की नजाकत के कोई इशू इतना सीरियस हो जाता है कि जिसमें सारे मुल्क को इकट्ठा होना पड़ता है। उस वक्त पाक भारत जब कशीदगी हुई, आर्मी चीफ वजीर आजम की जगह ब्रीफिंग दे रहे हैं, ऑपोजिशन को और मामलात में एतमाद में लेने की बात हो, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बात हो, मीटिंग आर्मी चीफ कर रहे हैं, वजीर आजम कहीं नजर नहीं आते। तो वजीर आजम अपना आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रोल है, फौज को बार बार सियासत में घसीटते हैं, और वजारत देनी पड़ती है उनको। इवेंचुअली फिर होता क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन है वैक्यूम के अंदर, वो इंस्टीट्यूशन उसको खींच लिया जाता
जाता है और फिर वो कंट्रोवर्शियल होता है क्योंकि उसका ये काम नहीं। तो हुकूमत का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत उसको अदा करने से बिल्कुल इनकारी है। और 2.5 साल जो गुजरे हैं इसमें पिछले 2.5 सालों में माजरत के साथ अभी भी हम जो बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है ये। हुकूमत इसमें एक वीक फुटिंग पे है, हुकूमत गलत तरीके से चीजों को हैंडल कर रही है, लेकिन अवाम के इश्यूज कहां हैं? हमारी इस आपस की जो तगोदौ है, आपस की जो नोक झोंक है, वो मामलात को इतना संगीनी की तरफ लेके जा रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से हम सब की तवज्जो अवाम के असल इश्यूज की तरफ से हट चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, मिडिल क्लास, सफेद पोश तबका, इस जो डेटा आई है अस्मा बहन, बिल्कुल 10% कमी हुई है, 6% आपकी मिडिल क्लास रह गई है इस मुल्क में। ये बात दुरुस्त है। ये इस मुल्क में जो हालात है, लोग बिजली और गैस के बिल नहीं दे पा रहे हैं, अपना किचन नहीं चला पा रहे हैं, और का जो था वो तो अभी शायद उनके सारे मुतालबात मान लिए हैं, कर रहे हैं, वकला सड़कों पर है, और ये सारी चीजें अपनी जगह पर, और हुकूमत की तरजीहात देखें। अच्छा शफकत साहब, ये एक तो तरजीहात की बात हो रही है, दूसरी तरफ बार बार जब मीटिंग्स अहम इश्यूज के ऊपर सलामती के इदारों को सामने आना पड़ता है तो फिर जाहिर है कि अपोजिशन कहती है कि वो उनका सियासत में भी किरदार है और फिर उनको बयान भी देना पड़ता है, जैसे आज DGI-SPR ने दिया। क्या इसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं है? देखिए, हुकूमत, इनका मसला ये है अपोजिशन का कि पहले इन्होंने कहा कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, नाकाम हुए, फिर कहा जनवरी में चली जाएगी, नाकाम हुए, फिर इन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, उसका अभी 26 मार्च की डेट दे दी है, फिर कहा कि जनाब हम इस्तीफे देंगे, वो नहीं दे सके। तो ये इनकी कुछ बदहवासी है, और उस बदहवासी की वजह से इन्होंने एक तरीका ढूंढा है कि जब नेशनल असेंबली में स्पीकर के चेंबर में ये तय पा गया कि जनाब 2 बंदे अपोजिशन के बोलेंगे, 1 बंदा गवर्नमेंट का बोलेगा, वहां आके इन्होंने वो धींगा मस्ती की, स्पीकर पे हमला किया, उसको मारने को दौड़े, और ये जान के किया इसलिए कि इनकी ख्वाहिश है कि हम ये साबित करें, और वो 25-30 लोग थे इनके, कि जी वहां पे साबित करें कि जनाब पार्लियामेंट नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा। ये सारा ड्रामा जो है ये सिर्फ इसलिए किया गया कि इनको इतनी मायूसी है और इतनी बदहवासी है कि इनकी सारे चीजें नाकाम हो गई, फेल हो गई, और बाकी जब रह गया कि जी ईसीपी ने तो कानून के मुताबिक चलना है ना, ईसीपी को जो कानून होगा वो करना पड़ेगा, लेकिन इनका इरादा नहीं है, इनका कोई इरादा नहीं है किसी किस्म का कानून बने। देखे ना, वो चीज जिसके पीछे इन्होंने आज से मेरा ख्याल है 12 साल पहले रेजोल्यूशन किया जी, वो चीज जिसके पीछे सारे सेनेट के हाउस ने फैसला किया, उसमें अब इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि इनकी बदहवासी है, और तो कुछ हो नहीं रहा, हर चीज में मुखालफत करो और थ्रेटन करो। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट को थ्रेटन करो, और जिस तरह बिलावल ने आज सुप्रीम कोर्ट को थ्रेटन किया, मतलब कि बड़े अफसोस की बात है कि इस लेवल तक ये चले गए हैं, इसलिए कि और इनको मसला बीच में क्या है कि ताकत जो है। शफकत साहब, मैं ब्रेक ले लूं, बिल्कुल आपकी बात पहुंच गई, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम इस पे जरूर इस बात पे बात करेंगे कि अपोजिशन जमातों को साथ लेके चलने और पार्लियामान को साथ लेके चलने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। 44 ऑर्डिनेंस आ चुके हैं 2.5 साल के अंदर, क्या पार्लिमानी निजाम में सदारती ऑर्डिनेंस इतने ज्यादा आने चाहिए? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी कुछ मिनट्स हैं तो इसमें पूछ लें खुर्रम साहब, आपको क्या लगता है कि इस दफा सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो है वो खरीदो फरोख्त नहीं होगी, और अगर होगी तो नताइज तो सब कुछ बता देंगे, फिर सियासी जमातों की मॉरल पोजीशन क्या होगी? हमारी मॉरल पोजीशन पहले दिन से ये है कि अगर इस पे तब्दीली करनी है और इस पे हम कमिटेड हैं, तो आप इस पर गौर कीजिए ना, और आवाम को भी गौर करना चाहिए कि ये जो तरमीम बार बार लाते हैं, ऑर्डिनेंस करते हैं, ये कहते हैं कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो ओपन होगा, लेकिन सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन ओपन नहीं होगा। वहां ओपननेस नहीं चाहिए, लेकिन वहां चाहिए जो नीचे सेनेट का इलेक्शन होना है। तो इस इशू पे संजीदा सोच की जरूरत है और तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। सेनेट इलेक्शन के बाद भी इनकी कोई 2/3 मेजोरिटी ना ही लोअर हाउस में ना ही अपर हाउस में आ रही है। ठीक, तो अगर ये संजीदा है तो फिर एक संजीदा बिल लेकर आए, हमसे गुफ्तगू करें, तो इस पर जरूर बात हो सकती है। अभी भी अगर संजीदा है तो लेकर आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह ये जो जबरदस्ती तरीके से
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चोर दरवाजा ये नहीं होना चाहिए, चाहे ठीक वो बात ये ऑर्डिनेंस हो, ये नहीं होना चाहिए। ये काबिल कबूल नहीं है कि पार्लियामान की तौहीन करें, खुद लेजिस्लेशन फाइल अच्छा करें, मुस्तफा साहब, खुद ये forum call जो करें। आज आपके चेयरमैन ने कहा कि आप पारा से कहें कि वो गैर सियासी हो, कि वो इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करें, वो अपना सियासी विंग अगर कोई है तो खत्म कर दें, मतलब आपको लगता है कि ये इंडिपेंडेंट इलेक्शंस इवन सेनेट के भी जो है वो हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस मुल्क की तारीख में, इस मुल्क की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। और उसकी अगर जिस तरह अभी हम सेनेट इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज से पिछले साल जब चेयरमैन सेनेट के ऊपर तहरीक अदम एतमाद थी, उसमें भी एक बहुत बड़ा किरदार था। तो हम उस किरदार को मिनिमाइज करना चाहते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तक जो आइन में डिफाइंड है उस तक रखना चाहते हैं। तो ये अब एक पिछले 72 साल गुजर गए हैं इस गुफ्तगू को होते हुए इस मुल्क में। फातिमा जिन्ना भी गद्दार पाई, जो बात करे इसके ऊपर वो भी गद्दार ठहरे। तो अब इस गुफ्तगू को हमें लपेट कर हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है। साहब, ये आज भी बिलावल साहब ने वैसे कहा है कि हम सिस्टम के अंदर रह के बात करना चाहते हैं, इससे ज्यादा मुस्बत बात नहीं हो सकती। पीएमएलएन कह रही है, भी आपने खुर्रम साहब को सुना, तो क्यों आप लोग सारी जमातों को पार्लियामान में इकट्ठा नहीं करते? देखिए, पहले तो बात यह है कि ये सिस्टम में रहने की बात जो बिलावल ने की है, अगर उसके साथ साथ नजरिया जरूरत का धमकी दे दी है सुप्रीम कोर्ट को, तो ये तो कोई सिस्टम मतलब है, मुझे नहीं समझता सिस्टम को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी ये कि हमने तो जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है हम अपोजिशन के साथ बैठते हैं, लेकिन इनके अपने मेंबर या तो मेरा ख्याल है कि डिलिबरेट है कि हाउस को चलने ही ना दिया जाए और ये साबित करने की कोशिश की जाए कि जी हाउस जो है वो चल नहीं रहा। हम तो एक मॉरल पोजीशन हमने ली है ठीक कि सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है, बोलियां लगती हैं, और हमने अपनी मॉरल पोजीशन पे कायम है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए और अखलाकियात जो है वो सियासत में होनी चाहिए। बहुत अगर इस पे साथ आना चाहते हैं तो आए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हुकूमत यही चाहती है, सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं, सब कुछ सामने हो जाएगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं, सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशंस, तो देखते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या ओपिनियन लेता है। बहरहाल शफाफ इंतखाबात जो है कोई भी हो बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।